नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में हर घर नल का जल योजना के ठेके देने की प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। एक पड़ताल में पता चला है कि ठेके पाने और इसका लाभ लेने वालों में राजनेताओं के परिवार वाले और करीबी लोग भी शामिल हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने इसकी पड़ताल कर लिखा है कि इसमें बिहार बीजेपी विधायक दल के नेता और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के परिवार वाले और उनके सहयोगी भी हैं। उनको इस योजना के तहत 53 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। हालांकि प्रसाद ने इन ठेकों के मिलने में किसी राजनीतिक संरक्षण के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि वह उस समय कटिहार के विधायक थे और नवंबर 2020 में उप मुख्यमंत्री बने। वहीं रिकॉर्ड बताते हैं कि 2019-20 में पीएचईडी ने कटिहार जिले के कम से कम 9 पंचायतों के कई वार्डों में पेयजल योजना के तहत 36 परियोजनाएं आवंटित की। ये परियोजनाएं तारकिशोर प्रसाद की बहू पूजा कुमारी, उनके साले प्रदीप कुमार भगत से जुड़ी 2 कंपनियों और करीबी सहयोगी प्रशांत चंद्र जायसवाल, ललित किशोर प्रसाद और संतोष कुमार की कंपनी को दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के उस आग्रह को मानने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया है कि एनडीए प्रवेश परीक्षा में महिलाओं को अगले साल मई से शामिल होने दिया जाएगा। सरकार की ओर से कहा गया था कि उनको 1 साल नई व्यवस्था के लिए तैयारियों में लग जाएगा, इसलिए इस बार नवंबर में होने वाली परीक्षाओं में महिलाओं को शामिल नहीं किया जा सकता। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एनडीए की प्रवेश परीक्षा देने के लिए महिला उम्मीदवारों को अनुमति देने के अपने फैसले को रद्द नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि महिला उम्मीदवारों को नवंबर में होने वाली एनडीए प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। एनडीए में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना आपात स्थितियों से निपटती है, तो हमें नहीं लगता कि उनकी रिस्पॉन्स टीम इस स्थिति से नहीं निपट पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस साल बहुत से लोगों ने परीक्षा के लिए नामांकन ही नहीं किया है, इसलिए संख्या कम हो सकती है। इसलिए इस साल महिलाओं की परीक्षा को छोड़ने की बजाय उनके लिए कुछ करने का प्रयास करें। जस्टिस कौल ने कहा कि उन्होंने मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे को बारीकी से पढ़ा है और उनके द्वारा बताई गई कठिनाइयों को पूरी तरह से समझा भी है। उन्होंने कहा लेकिन अंतरिम आदेश के जरिए महिलाओं को उम्मीद देकर वह उन्हें निराश नहीं करना चाहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वैक्सीन के निर्यात को अगले महीने से फिर से शुरू करने के लिए भारत का धन्यवाद दिया। डब्ल्यूएचओ प्रमुख टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को टैग करते हुए ट्वीट कर कहा कि धन्यवाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, ये घोषणा करने के लिए कि भारत अक्टूबर में कोवैक्स के लिए कोरोना वैक्सीन फिर से देना शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक सभी देशों में 40% टीकाकरण करने के लक्ष्य को पाने में बड़ा योगदान होगा। भारत द्वारा कड़ी आपत्ति जताने और जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी के बाद ब्रिटेन ने अपनी ट्रैवल पॉलिसी में संशोधन किया और कोविशील्ड को स्वीकृत वैक्सीन के रूप में तो शामिल किया। हालांकि ब्रिटेन जाने वाले भारतीयों के लिए परेशानी कम नहीं हुई। ब्रिटेन ने कहा कि भारत में कोविशील्ड के दोनों डोज लगवाने वालों को अभी भी क्वारंटीन करना होगा। ब्रिटेन ने कहा कि समस्या कोविशील्ड के साथ नहीं है, बल्कि भारत में टीकाकरण प्रमाणन यानी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन पर संदेह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह अमेरिका की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के लिए जाते हुए कहा कि ये अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर है। पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान क्वाड नेताओं के पहले व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे और अमेरिकी चुनाव के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहली बार मुलाकात करेंगे। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली में आधिकारिक आवास पर तोड़फोड़ की गई है। घटना को अंजाम देने के आरोप में दक्षिणपंथी हिंदू संगठन के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 5 आरोपी हिंदू सेना नाम के संगठन से हैं। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना को लेकर ओवैसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री से पूछा है कि इन्हें किसने कट्टरपंथी बनाया। उन्होंने पूछा कि इतनी सुरक्षित जगह में भी एक सांसद के घर पर कैसे हमला हो गया। ओवैसी का आवास दिल्ली के अति सुरक्षित क्षेत्रों में से एक अशोक रोड पर है। अमेरिकी संस्था प्यू रिसर्च सेंटर के ताज़ा अध्ययन के अनुसार भारत में 1951 से अभी तक धार्मिक बनावट लगभग स्थिर रही है। अध्ययन में पता चला है कि भारत के सभी धर्मों में बच्चों की जन्म दर लगातार घटी है, जिस कारण देश की मूल धार्मिक बनावट में बहुत मामूली ही बदलाव हुए हैं। इस अध्ययन में 3 मुख्य कारकों पर ध्यान दिया गया है जो आबादी की धार्मिक संरचना में बदलाव के लिए जाने जाते हैं: प्रजनन दर, प्रवास और रूपांतरण। प्रजनन दर के संबंध में अध्ययन में पाया गया है कि जिन मुसलमानों की प्रजनन दर सबसे अधिक थी, उनमें प्रजनन दर भी सबसे तेजी से घटी है।
1992 से 2015 तक मुसलमानों की कुल प्रजनन दर 4.4 से घटकर 2.6 हो गई है, जबकि हिंदुओं की प्रजनन दर 3.3 से घटकर 2.1 हो गई है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की न्यूयॉर्क में होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। ये बैठक इस सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र से इतर आयोजित करने की योजना थी। मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक को रद्द किए जाने का कारण तालिबान से जुड़ा है। रिपोर्ट है कि पाकिस्तान चाहता था कि सार्क बैठक में तालिबान अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करे, लेकिन बैठक रद्द होने के कारण पाकिस्तान की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान पिछली अशरफ गनी सरकार के प्रतिनिधियों की भागीदारी के खिलाफ था। समझा जाता है कि पाकिस्तान ने प्रस्ताव दिया कि तालिबान के एक प्रतिनिधि को भी बैठक का हिस्सा होना चाहिए। बाकी सदस्यों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। रॉयटर्स के अनुसार तालिबान ने इस सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं को संबोधित करने के लिए एक पत्र लिखा है। इसमें तालिबान ने कहा है कि उसने अपने दोहा स्थित प्रवक्ता सोहेल शाहीन को अफगानिस्तान की ओर से संयुक्त राष्ट्र के लिए राजदूत के रूप में नामित किया है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के एक पत्र लिखकर इस संबंध में अनुरोध किया है। अभी यूएन में गनी सरकार की ओर से गुलाम एम इसाकजाई अफगानिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में हैं। तालिबान का कहना है कि इसाकजाई का काम अफगानिस्तान के लिए खत्म हो चुका है। अब वह अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, तो उनको हटाकर हमें कुर्सी दी जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा ये कहे जाने कि वो चीन के साथ शीत युद्ध नहीं चाहते हैं। अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्पष्ट किया है कि उनका देश कभी भी सर्वशक्तिमान होने या पूरी दुनिया में आधिपत्य जमाने की दौड़ में शामिल नहीं होगा। जिनपिंग ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए ये बात कही। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि बातचीत और सहयोग से ही तमाम देशों के बीच विवादों को हल किया जा सकता है। आज आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होना है। ये दोनों टीमें आईपीएल के दूसरे चरण में पहली बार मैदान पर उतरेंगी। ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। बता दें, दिल्ली की टीम ने भारत में हुए आईपीएल के पहले फेज में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसको वो बरकरार रखना चाहेगी। दिल्ली अभी अंक तालिका में चेन्नई के बाद दूसरे स्थान पर है, तो वहीं हैदराबाद अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।